मेरे देशवासियों, मैं हूँ मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञानतारा। मेरे सामने है एक छोटा सा झाड़ीदार पौधा। हमारे शरीर में एक रोग होते हैं, उन रोगों का ये निवारण करता है। इसका नाम है अरणी और इसके साथ में लगे हुए हैं फूल। इन फूलों का अच्छी तरह लोग क्या करते हैं, इसका मूल है पित्तनाशक, रोग को समाप्त कर देता है। मेरे राजपूताना में और जहाँ पर एक किले से दूसरे किले पर बाढ़ करनी होती है तो वहाँ पर अरणी का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है। और इसको शरीर के लिए क्या महत्व है, लोग उसे काट काट कर उसे जलाते हैं और इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जब मैं ये कहता हूँ भाइयों, इसको प्रयोग करो। एक पित्त रोग होता है जो मैंने सोराइसिस तक ले जाता है, परंतु इसको शांत करने के लिए मेरे अपने देश में ये पित्त है। प्राचीन काल में यहाँ के वैद्य इसको अच्छी तरह से क्या प्रयोग करते हैं और कैसे प्रयोग करते थे, वो क्या करते थे, गाय का घी लेते थे और नंबर 2 काली मिर्च और नंबर 3 होती है गेरू मिट्टी। उसको जिस आदमी को पित्त उछल जाती है उसको शांत करने के लिए अच्छी तरह से लोग जैसे 2 घूंट घी हो गाय का, देसी गाय का, 5-7 काली मिर्च हो और थोड़ा सा गेरू हो, उसको अच्छी तरह से पिला देते थे। पिलाने के बाद पित्त शांत हो जाता था और उसके शरीर के ऊपर जो दाफड़ या ददोड़े होते थे वो मिट जाते थे। मेरे देशवासियों, मैंने ये काम करते हुए अपना जीवन ही लग चुका है, परंतु ये पित्त को बिल्कुल शांत करता है। इसका हम क्या करते हैं, रोगियों को बताते हैं, वैद्यों को समझाते हैं और ये कहते हैं भाई अरणी की जड़ प्रयोग कर लिया करो। इसके मूल को लेकर के अच्छी तरह से कम 5-7 आंगल हो, 1 इंच मोटी अगर इसकी जड़ है, और उसको काट करके अच्छी तरह से पानी में उसको शाम के समय भिगोते हैं 1 गिलास पानी में, और सुबह उठकर उसको अच्छी तरह से पानी में उबालते हैं। और उबालने के बाद जब आधा कप अच्छी तरह से पानी रह जाए, रोगी को हम कहते हैं सुबह सुबह भाई अच्छी तरह से इसका प्रयोग कर लें, पी लें। नंबर 2, अगर आपके घर में गाय का घी है, विशेषकर राजपूताना के अंदर गाय का घी को हल्का सा गर्म कर लें, नुआया कर लें, काली मिर्च अच्छी तरह से कूट लें और शुद्ध गेरू और उसमें डालकर अच्छी तरह पी लें। कम से कम जब तक आपको भूख ना लगे कोई खाना ना खाए। अगर खाना खाते हैं तो चने की रोटी या चने का सूप या चने की तरी अच्छी तरह से बनाकर चने का प्रयोग करें। ये पित्त रोग के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और जब तक हमने देखा है कई लोग गोली देते हैं, और गोली क्या है, एक गोली का नाम है, नहीं लेना चाहता, वो गोली लेकर खा कर गुजारा कर लेते हैं और कहते हैं जब तक ये गोली खाओगे 2-4 दिन में एक गोली खानी पड़ेगी और फिर पित्त फिर बढ़ जाएगा। मेरे देशवासियों,
जरा सुनना आप, कभी भी ये नहीं कहेंगे मेरा पित्त बिगड़ा हुआ है। अगर 3 दोष है हमारे, वात, पित्त और कफ, तीनों दोष सामान्य होंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, पाचन क्रिया सही से काम करेगी, अच्छी तरह से ग्लूकोज बनाएगी और उससे खून बनेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई भी एक दोष हमारे शरीर में वात का बढ़ गया, पित्त का बढ़ गया या कफ का बढ़ गया, आपका जीना हराम हो जाएगा। तो मेरे देशवासियों, ये पित्त के लिए अच्छी है, अच्छी औषधि है। हम अपने आचार विचार आहार को भूल चुके हैं, इन औषधियों को भूल चुके हैं और अच्छी तरह से हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कई लोगों ने मेरे से पूछा था, अगर आपके दांत में दर्द है, मेरे देश के अंदर एक पीपल का वृक्ष है, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। पीपल की दातन तोड़ के अच्छी तरह से उसकी दातन कर लो, आपके हिलते हुए दांत बंद हो जाएंगे, या पारिया है तो वो बंद हो जाएगा और हमेशा के लिए आप ठीक हो जाओगे। वैद्य जी, इस अरणी के और क्या फायदे हैं? अरणी के हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ उसे भी कम करती है, कफ को भी कम करती है, ये त्रिदोष नाशक भी मानी जाती है और सबसे बढ़िया काम तो इसका पित्त नाशक करती है। विशेषकर किन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेद के अंदर? आयुर्वेद के अंदर मेरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी मेरे यहाँ पर वेदाचार्य हुए हैं, उनने इसका प्रयोग तो सबसे ज़्यादा पित्त को नष्ट करने में काम किया है और अन्य रोगों में इसका काम इतना नहीं होता जितना कि पित्त रोग में काम करता है। अच्छा, कुछ लोगों की भ्रांति है, तरह तरह की बात करते हैं, उन बातों से कोई फायदा नहीं है। पित्त रोग को शांत करने में बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, पित्त के जो रोगी होते हैं उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? पित्त के जो रोगी होते हैं उनको शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए और पित्त शरीर में ना बढ़े और उसके लिए समय पर आहार, समय पर घूमना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कई लोग क्या करते हैं, जब घूमने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं उसको चबा लेते हैं। दांतों में जितना भी पित्त है, जीभ के ऊपर जितना पित्त है, या जब इसको खाते हैं तो पित्त बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, जो पित्त रोगी हैं उनका आहार व्यवहार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल संतुलित आहार हो, ताजे फल सब्जी हों, और फिर यही बात फिर दोहरा रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जो आप 1950 डिग्री सेल्सियस पर भोजन बनाते हैं तो भोजन आपको नहीं खाना चाहिए। पित्त भी बढ़ेगी, वात भी बढ़ेगा और कफ भी बढ़ेगा, आपका शरीर भी कमज़ोर बनेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा, जितने लोग इतनी तेज हीट पर भोजन पकाते हैं, समझ लो कि उनकी मृत्यु सैया उनके पास है। परंतु गाय के उपले या दूध या घी जो पीते हैं तो प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए इतना तेज टेम्परेचर पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे वैद्य जी? उनको हम ये कहेंगे, भाई तेज टेम्परेचर चाहे बिजली का से हो या गैस का हो, परंतु ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, जिस छोटे से कमरे में वहीं पर आपका चूल्हा रखा है और वहीं पर आपका सिलेंडर रखा है,
उसी कमरे में फ्रिज रखे है और उसी में एसी है, तो इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं वो उस घर में बैठना पसंद नहीं करते, वो हमेशा अपने माँ बाप भाई बहन की गोद में जाकर बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो इसलिए पितरों को सामान्य रखने के लिए मेरे देशवासियों आपको प्रणाम।